नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। खबरों की ओर रुख करेंगे। ऊना के कंग्रेट उपमंडल में दरअसल आज एनएसी चुनाव होने थे और लेकिन उन्हें स्थगित कर दिया। सुमिल गौतम ने कहा कि देश में लोकसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और इस मामले को लेकर हम गंभीर हैं। जैसे ही ऊपर से दिशा निर्देश आते हैं उसी अनुसार आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही एनएसी सदस्यों ने कहा कि हमें बुलाने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए गए। वहां मौजूद सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि हमें गुमराह किया जा रहा है। आपको विदित है कि प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता लगने के कारण, क्योंकि जब हमने पहले नोटिस दिए थे, इसमें 48 घंटे का जो नोटिस है एज पर दी एक्ट वो देना जरूरी है। 48 घंटे का समय दिया गया था और क्योंकि उस दौरान ही अभी वो 48 घंटे पूरे नहीं हुए थे, मीटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमें प्रदेश में आचार संहिता लग गई 16 तारीख को। तो इस वजह से माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा पहले यहाँ से एक हमारा पत्राचार हुआ माननीय उपायुक्त महोदय को और उनके द्वारा सरकार को आगामी दिशा निर्देश के लिए पत्राचार किया गया, जो कि पत्राचार हमें अभी उसका जवाब नहीं आया और जब तक कि हमें चुनाव आयोग से इसके बारे में दिशा निर्देश नहीं आ जाते, इस वजह से हम अभी वो चुनाव नहीं करा सकते। 11 तारीख को हमें बुलाया गया था 3 जोड़ी को 12 बजे नगर कार्यालय में रखी गई बैठक प्रशासनिक व्यवस्था के कारण स्थगित करी। उसके बाद हमें दूसरा लेटर निकलता है कि आपको सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत प्रधान पद के निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिनांक 19/3/2024 को समय 3 बजे नगर पंचायत कार्यालय में रखी गई है। तो ये काम तो हम सारा कॉलम पूरा था। एसपी साहब आए कि हमारे पास तो हमने बोला कि हमें परमिशन आपके पास नहीं थी, तो हमें बुलाया क्यों किया? तो इसलिए हमने पूरा तामझाम करके रखा था, तो अपने घर में दवाई रखे थे, हमारे रिश्तेदार आ रखे थे, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? उधर देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक दल भी तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से आए सियासी जलजले की कंपन अभी भी महसूस की जा रही है। इसी बीच जयराम ठाकुर ने 6 कांग्रेस नेताओं के बागी होने को लेकर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने विधायकों के बागी होने के पीछे सरकार में इन विधायकों की जलालत होने को वजह बताया। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। इसलिए गए क्योंकि बार बार उनने जलालत सहन की, बार बार उन्हें आग्रह किया, बार बार उनने बात की, नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। और इसके बाद उनका कहना है कि इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कांग्रेस की सरकार अपनी लोकप्रियता तो बहुत पहले खो चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत भी खो चुकी है। मंडी लोकसभा के बारे में, तो मंडी लोकसभा में बहुत सक्षम कार्यकर्ता हमारे पास हैं। हमारे नाम का जिक्र करने का मुझे लगता कि आवश्यकता नहीं है। हम एक जगह हैं, काम कर रहे हैं, असाइनमेंट दिया उसको हम कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे हालात में जो वर्तमान में हालात बने हैं, ना कांग्रेस पार्टी और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी सिटिंग एमएलए को लोकसभा लड़ाने की बात सोच सकती। मुझे लगता है ऐसा है, मेरा व्यक्तिगत कि कुछ अधिकारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। और मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि अधिकारियों से आप काम करें, ईमानदारी से काम करें, नियमों के मुताबिक काम करें, लेकिन कांग्रेस की सरकार के भविष्य के साथ अपने भविष्य को ना जोड़ें। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है और दरअसल आदर्श आचार संहिता लगने के बाद हिमाचल की सीमा पर बिलासपुर पुलिस ने बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए नाके लगाए गए। पुलिस की ओर से बॉर्डर पर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसी को लेकर बिलासपुर हेडक्वार्टर डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने हिमाचल में प्रवेश करने पर पंजाब हिमाचल सीमा पर नाके लगाए हैं और पूरी सीमा को सील कर दिया है। उधर शिमला में दरअसल अचानक से तापमान बढ़ रहा है और बर्फबारी भी न के बराबर हो रही है। इससे कृषि और पर्यटन
आर्थिकी पर बुरा असर पड़ रहा है। बता दें आपको कि इन सभी मुद्दों को लेकर 3 दिवसीय शिमला क्लाइमेट मीट का जो एक्शन ऐड है और शिमला कलेक्टिव और मानव विकास संगठन संयुक्त रूप से आयोजन कर रही है। इस सेमिनार में विशेष विशेषज्ञों के अलावा शिमला के स्कूली बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टिव संस्था की सदस्य उमा महाजन ने कहा है कि इसमें 3 दिनों के दौरान जलवायु परिवर्तन और उसके कारण पैदा हो रही परिस्थितियों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और इस सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। महाजन शिमला कलेक्टिव एक समुदाय डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है शिमला के सिटीजन्स का, जिसमें और हम एक्शन एड के सौजन्य के साथ एक क्लाइमेट मीट, जिसमें आप अभी निमंत्रित हो, का उद्घाटन आज हुआ है। इसमें हमारी चर्चा क्लाइमेट के ऊपर रहेगी, क्लाइमेट क्राइसिस के और खासकर जो आपदा के बाद क्लाइमेट के कंसर्न्स उभर के आए हैं उन पे रहेगी। इस मीट में 4 हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों के सदस्य आए हैं। हमारा ज्यादा फोकस रहा है कि हम मैक्सिमम स्टेक होल्डर हितधारक कम्युनिटी का स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करें। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल किसान सभा ने दरअसल प्रदेश सरकार को मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने सरकार से स्टोन क्रशर को बंद करने की मांग उठाई। किसान सभा ने कहा कि गहरी अवैध माइनिंग के कारण ही दरअसल दरिया व्यास को अपना मार्ग बदलना पड़ा था, जिससे कि वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा था। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हमें मजबूरन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। आज हम डीसी साहब के ऑफिस में आए हैं। एक मांग पत्र है हमारा। पिछले 2023 में अगस्त के अंदर जो एक पूरे हिमाचल के अंदर जो त्रासदी बारिश के कारण हुई है, उसके कारण हमारा जो मंडक क्षेत्र है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है। क्योंकि देर रात को 2023 में अगस्त में जो पानी छोड़ा गया, उसमें कम से कम 35 किलोमीटर लंबा हमारा जो मंडक क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उसमें ज्यादातर हमारे जो मंडक क्षेत्र के लोग हैं वो ये मानते हैं कि नंबर 1 कारण बीबीएमबी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने सूचित नहीं किया, 5 दिन का जो गैप दिया उसके लिए, और जो उस एरिया में लगे हुए स्टोन क्रशर हैं, चाहे वो वैध लगे हैं चाहे अवैध हैं, उनकी जो माइनिंग जो है बिल्कुल गैर कानूनी माइनिंग उन्होंने की है, जिस वजह से 2 स्टोन क्रशर हैं, एक हिमाचल स्टोन क्रशर और दूसरा है गोल्डन कर्मजोत स्टोन क्रशर। उनकी अवैध माइनिंग के कारण 40-40 फुट जो उन्होंने गहरे खड्डे डाले, उस वजह से जो नदी थी उसने डाइवर्ट होकर के गांव की तरफ को रुख कर लिया, और जिसमें कम से कम भी मवेशियों की तो कोई गिनती नहीं है कि कितने मवेशी जो बह गए पानी के अंदर, और 1000 एकड़ भूमि जो है वो एक मतलब बिल्कुल पत्थरों में तब्दील हो चुकी है। तो स्टोन क्रशर को बंद करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। धर्मशाला में स्टोन क्रशर बंद करने की मांग यहाँ पर की गई है। गहरी अवैध माइनिंग से भारी नुकसान जो है अब तक हुआ है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। वहीं इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर ये उग्र प्रदर्शन करेंगे। किसान सभा ने सरकार को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो गहरी अवैध माइनिंग से भारी नुकसान हो रहा है इनकी फसलों को। तो स्टोन क्रशर बंद करने की मांग यहां पर किसान सभा कर रही है। मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर इनका कहना है, इन्होंने चेतावनी दी है कि ये प्रदर्शन करेंगे। तो ये ज्ञापन जो है सरकार को सौंपा है यहां पर किसान सभा ने।
स्टोन क्रशर बंद करने की मांग किसान सभा कर रही है। इनका कहना है कि इसकी वजह से काफी नुकसान जो है गहरी अवैध माइनिंग की वजह से वो हुआ है और जिसकी वजह से अभी भी इन्हें परेशानियां हो रही हैं। अगर स्टोन क्रशर बंद नहीं किए गए तो फिर ये उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो किसान सभा ने सरकार को ज्ञापन सौंपा है। बता दें आपको, धर्मशाला में स्टोन क्रशर बंद करने की मांग किसान सभा द्वारा उठाई गई। इसको लेकर ज्ञापन सरकार को सौंपा गया है। किसान सभा का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये चेतावनी यहां पर सभा द्वारा यहां पर दी गई है। स्टोन क्रशर बंद करने की मांग किसान सभा द्वारा की जा रही है। अवैध माइनिंग काफी समय से हो रही है। किसान सभा का कहना है कि अगर ऐसे ही अवैध माइनिंग होती रही तो फिर काफी जो नुकसान है वो इन्हें उठाना पड़ रहा है और अगर सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर ये और उग्र प्रदर्शन करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली में मंथन। जी हां, दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला के टिकटों पर मंथन जारी है। चारों सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा जो है वो चल रही है। बैठक में पैनल यहां तैयार किए गए हैं। तो मंडी से प्रतिभा सिंह, कौल ठाकुर और निगम भंडारी का नाम चल रहा है। हिमाचल कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली में मंथनों का दौर जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चारों सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर जो है एक लंबे दौर की जो मंथनों का दौर है वो यहां पर चला आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मंथन यहां पर चल रहा है। मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला के टिकटों पर मंथन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा जो है वो चल रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पेज जो है वो फंसा हुआ है। बैठक में पैनल तैयार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मंडी से प्रतिभा सिंह, कौल ठाकुर, निगम भंडारी का नाम चल रहा है यहां पर आगे। हमीरपुर से रामलाल ठाकुर, सतपाल रायजादा, कर्नल डीएस पटियाल, कमलेश ठाकुर का नाम शामिल है। कांगड़ा से आशा कुमारी, आरएस बाली का नाम शामिल है। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी और दयाल प्यारी का नाम शामिल है। पूर्व एमएलए सोहनलाल नंदा का नाम भी शामिल है। तो हिमाचल कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली में मंथन। हिमाचल कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली में मंथन। मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला के टिकटों पर ये मंथनों का दौर जो है वो चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में पैनल तैयार किए गए यहां पर। मंडी से प्रतिभा सिंह, कौल ठाकुर, निगम भंडारी का नाम आगे चल रहा है। हमीरपुर से रामलाल ठाकुर, सतपाल रायजादा का नाम चल रहा है। कर्नल डीएस पटियाल और कमलेश ठाकुर का नाम शामिल है। कांगड़ा से आशा कुमारी, आरएस बाली का नाम शामिल है। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी, दयाल प्यारी, पूर्व एमएलए सोहनलाल अमित नंदा का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस की टिकट पर दिल्ली में मंथनों का दौर जो है वो चल रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्योंकि अगर हिमाचल कांग्रेस की बात की जाए, चारों सीटों पर अभी भी एक लंबे दौर का जो मंथन है वो दिल्ली में जारी है। देखिए, बिल्कुल, और लगातार सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है कि आखिरकार ऐसे कौन वो नाम होंगे, 4 कांग्रेस के वो नाम होंगे जो चारों सीटों के लिए जो है प्रत्याशी उनके हो सकते हैं। तो कांग्रेस जो है वो लगातार मंथन कर रही है। बड़े दावेदार जो है वो सामने आ रहे थे। कुल हिमाचल प्रदेश से चारों सीटों पर कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो जो जिन्होंने अब इस टिकट के लिए अप्लाई किया था, 36 लोग जो है वो सामने आए थे। लेकिन उसके बाद जब जिस तरह से मीटिंगें होती रही, बैठकें होती रही और बैठकों में लगातार जो छंटनी है वो यहाँ पर की गई, उसके बाद अब कई नाम हैं। शिमला से सबसे ज्यादा नाम, 4 दावेदार जो है उनके नाम सामने आ रहे हैं जो पैनल में रखे गए हैं, जिनके ऊपर चर्चा
स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पिछले कल दिल्ली में हुई है, जिसमें शिमला से दयाल प्यारी का नाम जो है वो सामने आ रहा है, अमित नंदा, कौशल मुंगता और पूर्व विधायक सोहन लाल हैं। तो इनके साथ ही अगर मंडी की बात करें तो वहां पर प्रतिभा सिंह, हालांकि उनके चुनाव लड़ने को लेकर संशय बरकरार है। पिछले कल भी ये खबर सामने आ रही है कि प्रतिभा सिंह अब इनकार कर रही हैं कि वो अब मंडी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसे में क्या उनका विकल्प यहाँ पर हो सकता है? क्या पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर निगम भंडारी जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ सकते हैं? इसके अलावा हमीरपुर से बात करें, क्योंकि देखिए हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, मुख्यमंत्री वहां से आते हैं। ऐसे में जो राजेंद्र राणा, क्योंकि देखिए जिस तरह के घटनाक्रम पिछले कई दिनों से सामने आ रहा है हिमाचल की राजनीति में, जिस तरह से उथल पुथल चल रही है, तो ये तमाम चीजें यही इशारा कर रहे हैं कि हिमाचल के अंदर जो इस समय सीटों का तय करना जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी ये कहती है कि 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो उन्होंने तय कर लिए हैं, जो कि बाकी 2 सीटों पर भी जल्द ही तय कर लिए जाएंगे। हमीरपुर से कांग्रेस के लिए रामलाल ठाकुर का नाम सामने आ रहा है, सतपाल रायजादा है, कर्नल DS ठाकुर हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की जो धर्म पत्नी है कमलेश। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस का गढ़ रही शिमला सीट पर बीते 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। प्रदेश की सत्ता में काबिज होते हुए शिमला सीट को जीतने के लिए कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का शंखनाद, 7 चरणों में होगा मतदान। हिमाचल में अंतिम चरण में वोटिंग। 4 लोकसभा सीट, 1 जून को मतदान। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। 4 जून को घोषित होंगे परिणाम। क्या है सियासी समीकरण? 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीती बीजेपी। कभी कांग्रेस का गढ़ थी शिमला संसदीय सीट। कैसे अस्तित्व में आई शिमला सीट? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। दरअसल लोकसभा की 4 सीटों के लिए अंतिम 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और इसी दिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी करवाया जाएगा। ये 6 विधानसभा क्षेत्र वही हैं जहां से कांग्रेस ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे। साथ ही चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। क्या है सियासी समीकरण? पहाड़ों की रानी शिमला में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। विश्व पटल पर भी शिमला की अपनी एक अलग पहचान है। ऐसे में इस सीट की अहमियत सहज ही समझी जा सकती है। कभी शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते 15 साल से यहाँ बीजेपी ही जीतती आ रही है। साल 2004 में कांग्रेस के धनीराम शांडिल यहाँ से आखिरी बार चुनाव जीते थे। साल 2009 में बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप की जीत हुई और इसके बाद से ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीती बीजेपी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल को करीब 3,27,000 वोट के भारी मार्जिन से हराया था। सुरेश कश्यप बीजेपी की ओर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक जीत तो हासिल कर ली, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। कभी कांग्रेस का गढ़ थी शिमला संसदीय सीट। सुरेश कश्यप सांसद शिमला। 23 मार्च 1971 को सिरमौर के पपलाहन गांव में हुआ जन्म।
बीडीसी के चुनाव से शुरू किया राजनीतिक सफर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराहा से प्राप्त की उच्च शिक्षा। 24 अप्रैल 1988 को एयरफोर्स में सिपाही के पद पर हुए भर्ती। लोक प्रशासन में किया एमए टूरिज्म और पीजी डीसीए में डिप्लोमा। 2004 में एयरफोर्स से एसएनसीओ के पद से हुए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होने के बाद लोक प्रशासन में किए एमफिल। 2005 में पच्छाद बीडीसी के बजगा वार्ड के पंचायत समिति सदस्य बने। 2007 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2012 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीता विधानसभा चुनाव। 2017 में फिर विधानसभा का चुनाव जीतकर बने विधायक। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते लोकसभा चुनाव। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश कश्यप। शिमला संसदीय क्षेत्र का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है, वहीं शिमला को टूरिज्म सेक्टर भी माना जाता है और यहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में पहुँचते हैं। देखिए, लोकसभा के इलेक्शन और वो तो चला हुआ है, पहले भी मोदी जी की सरकार थी, अभी भी सेंटर में मोदी जी की है, बेशक यहाँ पर कांग्रेस है या बीजेपी है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बेसिकली हमारा जो काम है टूरिज्म का काम है। राउंड अबाउट 2007 से हम ये काम कर रहे हैं। जो कोविड के बाद जो काम था वो बिल्कुल ही स्पॉइल हो चुका है जी, ठीक है। कोविड के बाद जो हमारे अपने ऑफिस थे, स्टाफ था, टूरिज्म का वो था, सब चीज़ें हमें बंद करनी पड़ी। आज की डेट में क्या है कि हिमाचल की तरफ, शिमला की तरफ, जबकि कैपिटल है शिमला, 90% टूरिज्म का वर्क है। चाहे कोई शॉपकीपर ले लो, चाहे यहाँ पर कोई गाड़ी वाला ले लो, चाहे होटल वाला ले लो, सबका काम एकदम स्पॉइल हो चुका है। कैसे अस्तित्व में आई शिमला सीट? साल 1999 के लोकसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र में सियासी उलटफेर हुआ। इस साल पंडित सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जहां धनीराम शांडिल ने कांग्रेस के किले में बड़ी सेंध लगाई। हालांकि बाद में साल 2004 के लोकसभा चुनाव को शांडिल ने कांग्रेस की टिकट पर लड़कर जीत हासिल की। 2019 का रिजल्ट, कुल सीट 4, कांगड़ा किशन कपूर बीजेपी। मंडी रामस्वरूप शर्मा बीजेपी। उपचुनाव 2022, प्रतिभा सिंह कांग्रेस। हमीरपुर अनुराग सिंह ठाकुर बीजेपी। शिमला सुरेश कश्यप बीजेपी। बहुमत के लिए उपचुनाव का गणित। बहुमत के लिए उपचुनाव में बीजेपी को सभी 6 सीटें जीतने की जरूरत होगी। केवल तभी संख्या बल 31 हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी के विधायक 25 हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी का साथ देंगे तो बीजेपी के पास 34 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बेशक 34 होंगे, मगर विधानसभा अध्यक्ष का वोट केवल टाई होने की स्थिति में गिने जाने पर कांग्रेस विधायकों का संख्या बल 33 रह जाएगा। वहीं कांग्रेस 6 में से 1 सीट भी जीतती है तो इसका संख्या बल 35 हो जाएगा और ये बहुमत में ही रहेगी। ऐसे में उपचुनाव में कांग्रेस के बजाय बीजेपी पर ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती रहेगी। एक्चुअली सरकार कोई भी आ जाए, हम तो ये विश करते हैं कि सरकार हिमाचल प्रदेश में ऐसा आए ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान दे दे। खासकर जो शिमला है तो 2018-19 से लेके सरकार का कोई ध्यान नहीं है टूरिज्म के ऊपर, और जितने भी बाहर के लोग हैं हिमाचल से बाहर और हिमाचल के लोग हैं तो काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो सरकार तो कोई भी आए उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान भी तो होना चाहिए कि बेरोज़गारी कैसे कम हो जाए। शिमला पार्लियामेंट की स्थिति तो ये है कि कांग्रेस ही सीटें लेके जाएगी। बाकी बीजेपी का एक लीडर खड़ा किया है तो उसने तो इतने काम नहीं किए। कांग्रेस सरकार में राजा वीरभद्र सिंह ने बहुत काम किए। अब इनका लड़का जो है टिका साहब वो भी काम कर रहे हैं। बाकी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो भी लगे हुए। हमारे सुक्खू जी है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो भी आजकल रात के 11-12 बजे जाते लोगों के काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनावी गणित। मतदान केंद्र 1969। कुल मतदाता 13,37,683। पुरुष मतदाता 6,91,296। महिला मतदाता 6,46,374। ट्रांसजेंडर 13।
वहीं पहली बार की मतदाता 47,372। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो कुल मिलाकर तैयारियां जो है वो यहां पर पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।